82 बरस के युवा जो 2024 के चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो भी फ्रंट फुट से। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौथे चरण के चुनाव के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। खड़गे साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। सबसे पहले तो ये कहेंगे, 4 चरण हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, कांग्रेस की तो 40 भी नहीं आनी। देखिए, ये अहंकार की बातें छोड़ना चाहिए। और जो वो 400 पार बोल रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। अगर कुछ पॉसिबल है तो फिर कुछ गड़बड़ी है और रिगिंग हो रहा है, ऐसा मैं बोलूँगा। जब मैं फील्ड पे फिर रहा हूँ, उन्होंने खुद फील्ड पे फिर रहे, अब 400 पार बोल रहे हैं आप। और लोगों को पूछिए, मीडिया के लोगों को पूछिए, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनसे पूछिए, इनके सीट 200 से ज़्यादा नहीं आते। अगर इससे ज़्यादा आते हैं, मैं ये कहूँगा कि ये कुछ गड़बड़ी करके ही वो कर लेना, नहीं तो इम्पॉसिबल 200 से ज़्यादा नहीं होंगे और हम बराबर लीड लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में आने से रोकेंगे। ये सब तरफ रुख है, सब तरफ। आज इवन हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर के भी बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, साहब इस बार तो हम नहीं डालने वाले हैं। तो सर, आपका कोई आंकड़ा है कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाने जा रहे हैं? देखो, ऐसा नंबर ऐसे बड़े इलेक्शन में नहीं गिनते और हमको अनुभव भी है, बहुत इलेक्शन लड़े हैं, लड़वाए हैं। लेकिन ये तो सही हम कहेंगे कि उनको रोकने के लिए कितने आंकड़े होना, उससे ज़्यादा आएंगे। यानी बहुमत आपको मिलेगा, आपको लगता है इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए जितना हमको आंकड़े होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमको मिलेंगे। इसका अर्थ ये है कि बहुमत हमको मिलेगा, बहुमत आपको मिलेगा। सर, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो आप लोग बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग तो पता नहीं क्या करेंगे, मंगलसूत्र तक मुसलमानों को दे देंगे, आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, तमाम इस तरह के मुद्दे। उन्होंने कहा राम मंदिर में ताला लगवा देंगे आप लोग। ये देखिए, ये तो पोलराइज करने की बात है। और एक तरफ टीवी इंटरव्यू में मैं सुना, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फलानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो एक आदमी जो देश के लिए अपने आप को समर्पित है वो काम करता हूँ बोलने वाले प्रधानमंत्री आज ये बोल रहे हैं हमको कि मंगलसूत्र छीनेंगे, तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को देंगे, 2 एकड़ लैंड है तो 1 एकड़। ये कोई प्राइम मिनिस्टर ये ऐसी बातें बोलता है? कहीं सुने आप? और पीछे कितने दिग्गज प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके पास से ऐसे छोटी छोटी बातें कभी नहीं आई। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देश के जो भी प्रगति है, डेवलपमेंट है, उसके बारे में वो बात करते थे और पॉलिसी के बारे में बात करते थे, किस टाइप का गवर्नेंस हमारे देश के लिए अच्छा है। वो ऑन प्रिंसिपल लड़ते थे। आज हम भी वो विचारधारा के साथ हैं, लेकिन उन्होंने बीच बीच में अपने ही एजेंडा दूसरों के मुंह में डाल के वो हिंदू मुसलमान, मटन, चिकन, बिरयानी, ऐसी बातें बोलते हैं। सोनिया गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक इटालियन महिला से हम क्या मंदिर साफ करवाएंगे, मंदिर का शुद्धिकरण होगा। लगातार राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, आप पर भी हमले हो रहे हैं। देखो, ये चीज़ जब शुद्धिकरण हो रहा है, ये तो उनकी मानसिकता पहले से ऐसा है। ये जगजीवन राम के साथ भी हुआ था, जब संपूर्णानंद की स्टैचू उन्होंने उद्घाटन की थी हिंदू विश्वविद्यालय में, तब भी ऐसा ही किए। अब अभी भी वही मानसिकता उनमें है। तो इससे ही सोचिए कि किस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं और उनकी विचारधारा क्या है, इससे स्पष्ट होता है।
सर एक बात और है, आप खुद 82 बरस के हैं, लेकिन आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर सरकार बनती है एनडीए की तो 75 बरस के हो जाएंगे, 1 साल के बाद कोई और पीएम बनेगा। तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आप भी तो 82 साल के हैं। देखो, कौन कितने साल का नहीं, हम तो जो गठबंधन है, गठबंधन के लोग जो निर्णय लेंगे वो होगा। यहाँ उम्र इसकी उसकी बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं किसी तरीके से बीजेपी को हटाए। नहीं, प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर के उन्होंने कहा कि अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, और उन्होंने तमाम बीजेपी के नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। तो 75 साल के जब सब खुद पीएम हो जाएंगे तो वो भी मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे क्या? देखो, हम उनका उसूल माने हैं, उनके वो जो कहते हैं वहाँ हम उसको फॉलो करना ज़रूरी है। हमारे विचार हमारे साथ है, और ये उम्र का कोई इसको ये नहीं, तुम्हारा स्पिरिट क्या है, काम करने वाले उनके पास क्या है कि उम्र, जाति, धर्म, भगवान, इसी के ऊपर वो लोग अपना पॉलिटिक्स करते हैं। हम नहीं, हम देश के लिए करते हैं, देश के गरीबों के लिए लड़ते हैं, और देश के गरीबों की भलाई किस ढंग से हम आगे, यानी उनके अच्छाई के लिए कैसा काम करें, ये करते हैं। उनके जैसा सिर्फ अमीरों की पॉलिटिक्स, अमीरों को कंसेशन देना, अमीरों को उनके कर्ज माफ करना, ये काम हम नहीं करते। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए 6,000 रुपये दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं, तो ये गरीबों के लिए तो है। तो हम क्या नहीं दे रहे थे? हम तो एक्ट बनाया हमने तो, और तुम्हारे को राइट टू फूड दिया। तुमने तो हम जो किए हैं उसकी बात लेकर अपने आप को इलेक्शन में बोल रहे हैं, और हमने तो इस देश के लिए जो कुछ होना था पब्लिक सेक्टर से लेकर सब कुछ हमने किया। और नरेगा जैसे स्कीम, फूड सिक्योरिटी जैसे स्कीम, राइट टू एजुकेशन स्कीम, ये गरीबों के लिए हमने पहले से करते आए। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के ज़माने में गरीबों के भलाई के लिए क्या चाहिए वही करते आए। वो कोई गारंटी नहीं दिए थे, 2004 में दिए थे या 2009 में कोई गारंटी दिए थे? हम कर्जा माफ़ करेंगे, हम नरेगा लाएंगे, हम आरटीए लाएंगे, हम राइट टू एजुकेशन लाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं बोला था। एक अच्छी सरकार और मिनिमम प्रोग्राम के साथ उन्होंने सभी पार्टियों को लेके 10 साल सरकार चलाई, और वो गुड गवर्नेंस था। अब ये लोग बदनाम किए, बदनाम करके हुकूमत में आए, लेकिन आने के बाद भी 10 साल कुछ नहीं कर सके। अब वो कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी तो पीओके को हम ले आएंगे। पीओके का हिंदुस्तान में, देखो, ये कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। देश के बारे में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम देश के लिए, एकता के लिए लड़ेंगे, सब मिलकर काम करेंगे देश के लिए। लेकिन जो आदमी अपने आप को हर चीज़ की क्रेडिट लेना चाहता है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स करता है, और हर चीज़ में अपने फ़ायदे के लिए लोगों में झगड़ा लगाता है, धर्मों में झगड़ा लगाता है, उस विचार के खिलाफ है। बाकी तो देश के लिए कोई भी हमारा दुश्मन अगर हमारे देश पे करता है, हम एक होकर खड़े होकर फाइट करेंगे। तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर हो या फारूक अब्दुल्ला हो, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाकिस्तान से डर रही है कांग्रेस भी और उनके सहयोगी भी। हम डरने वाले नहीं है पाकिस्तान से। वो हम डरने वाले अगर होते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते, बांग्लादेश को आज़ाद करके देते। हमने तो पाकिस्तान को हराया, और पाकिस्तान को हम इंदिरा गांधी जी ने सबक सिखाया। और हम लोगों को तुम बोल रहे डर रही है, हम क्या डरेंगे? अरे हम तो पोखरण का जो अणुबम था उसके लिए तो हमारी तैयारी पहले से है, और हर चीज़ में हम पहले से ही एक प्लान करते ही आए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
ज़्यादा अलोकेशन देकर अब सारी रिसर्च हमने की है। और ये लोग हमको डरा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इनके, बात ज़्यादा करने वाले लोग हैं, काम कम करते हैं। सर कह रहे हैं वो बार बार ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी डर गए, वायनाड से हारने वाले हैं, अमेठी से डर गए, रायबरेली से भी हारने वाले हैं। आप दोनों जगह गए हैं, क्या कहेंगे? कोई आए तो भी राहुल गांधी जी और उन्होंने वो अमेठी में जो कैंडिडेट राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने मिलकर जो खड़ा किया है, यानी कंटेस्ट कर रहे हैं, वो लाखों वोटों से जीत के आएंगे इस बार। और ये जो ये लोग बोल रहे हैं, अमेठी छोड़ के भाग गए, अमेठी छोड़ के भाग गए। अरे अमेठी जब खाली हो गई सीट, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। तुम जहां बोलते वहीं लड़ना, डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल है। डेमोक्रेसी में अब तुम गांधीनगर से वाराणसी आए और माँ गंगा ने मुझे बुलाई, बोले माँ गंगा ने बुलाती है कोई? ये सब देखो, जो शब्द उन्होंने अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं, उनकी जो डिक्शनरी है हिंदी की, बहुत बड़ी अच्छी डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी के साथ वो बात करते हैं, माँ गंगा ने मुझे यहाँ बुला लिया, ये आपका काम है, करो। ऐसा कभी होता है? देखो, इस देश में काम भी करना पड़ता है, देश को आगे बढ़ाना होता है। मैं एक बात कहूँ तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि तुकाराम महाराज ने, संत तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, और वो नाथपंथ के, उन्होंने खुद ही बोले, मराठी में है वो, मैं आपको समझाऊँ, नवसे पुत्र कन्या अस्ति तर पति लागणे काय कारण। अगर दुआई मांगने से ही बच्चे पैदा होते हैं तो कोई शादी करने की आवश्यकता ही नहीं। ये संतों ने कहा है। तो ऐसा है भाई, हर चीज को काम करना पड़ता है। वो छोड़कर मेरे को माँ गंगा बुलाए, वो आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद देती, हमको नहीं देती गंगा माँ। गंगा माँ कहाँ भी रहे तो तुमको आशीर्वाद मिलता था, फिर गांधीनगर से भाग के क्यों इधर आ गए? सर एक सवाल आ रहा है कि केजरीवाल साहब और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो दोनों साथ में नहीं दिखाई पड़ते, सिर्फ केजरीवाल और कांग्रेस, राहुल गांधी केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कोई रैली अब तक प्लान नहीं है। क्या कोई दूरी है, कोई मनमुटाव है? ये देखो वैसा नहीं, हम तो फिर रहे, पूरा हिंदुस्तान फिर हम किसी एक का नहीं। यहाँ तो 3 सीट की अलायंस है और चंडीगढ़ में एक, बाकी के जगह तो हम अलग अलग लड़ रहे हैं। पंजाब में तो अलग लड़ रहे हैं। तो कोई ज्वाइंट रैली होगी कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी और केजरीवाल की, आपकी? नहीं, वो लोग हमारे पार्टी के जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो तय करेंगे। हम जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ तो हम जा रहे हैं, अब आगे भी हम करेंगे। लेकिन एक बात ये है कि ये जो चंद बातें चल रही हैं कि किसी ने अफवाह उठाया, क्या मुझे मालूम नहीं, मोदी तो 75 तक रहेंगे, उसके बाद वो किनको, शाह को लाएंगे। ये उन्होंने कहा, क्या मैं सुना, मैं इसमें टीवी में सुना, शायद वो अलग ढंग से बोले होंगे, लेकिन जब वो आ रहा ही नहीं मोदी, वो उनकी पार्टी नहीं आ रही सत्ता में, फिर ये शाह कहां से आएगा? शाह भी नहीं आएगा, मोदी भी नहीं आएगा, गठबंधन की पार्टियां जो है वो मिलके राज्य बनाएंगे। पीएम कौन होगा फिर? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमारे पास पीएम कैंडिडेट है। पीएम बाद में डिसाइड करते हैं। नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने कहा कि रायबरेली से राहुल गांधी जीतेंगे तो पीएम कैंडिडेट होंगे, आप पीएम चुन रहे हैं। देखो, कोई कुछ भी बोलने दो, पीएम कैंडिडेट वो होगा जितने भी गठबंधन पार्टी के लोग जीतने के बाद एक जगह मिलेंगे और वो जो तय करेंगे
वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर अब सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हम अभी पहले से ही सब संख्या मिलने से पहले अगर हम ये बोलते गए तो ये उतना अच्छा नहीं दिखता मेरे हिसाब से। वो तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। सर 4 चरण हो गए, आखिरी के 3 चरण बचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है। ये देखो हमारी बढ़त तो हो रही है और हम आगे हैं और मोदी साहब पीछे हैं, इसलिए तो हर जगह घूम रहे हैं, हर गली में घूम रहे हैं, हर छोटे मोटे लीडरों से अब मिल रहे हैं। पहले तो किसके नज़दीक भी नहीं जाते थे, अब तो सबके साथ वीडियो बना के छोड़ रहे हैं बाहर कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। कांग्रेस को गालियाँ तो देते ही है, भरपूर गालियाँ देते हैं वो, और इतने कि उनके पास गालियों की एक अलग डिक्शनरी है। वो लेकर जो घटनाएं नहीं घटी उसके बारे में वो बोलते जाते हैं, और जो खुद उन्होंने वायदे किए थे उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं बोला। काले धन का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, एक बेरोजगारी का हो, अपना प्राइस हाइक जो कीमतें बढ़ रही है उसके बारे में हो, किसानों के बारे में हो, वो मुंह नहीं खोलते। मुंह खोलते हैं तो कांग्रेस को गालियाँ देने के लिए सोनिया जी को गालियाँ देना, राहुल को गालियाँ देना, ये प्रियंका जी को गालियाँ देना, ये काम वो करते हैं। तो हम गरीबों के तरफ है, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। वो अमीरों के पक्ष में है, वो अमीरों के साथ रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। थैंक यू।